नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप क्वेश्चंस की जो आपसे अलग अलग पेपरों में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी यहीं पे कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपके जीके का एक मिक्स रिवीजन भी हो सके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके सॉल्यूशन उनका यहां पर आप कर सकें। ये हमारा इस सीरीज की 5वीं वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 4 वीडियोस जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चंस यानी 4 वीडियो में 200 प्रश्नों को अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम कर चुके हैं, तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो के एंड पे बात करेंगे पटवारी लेखपाल के पेपर के बारे में, उससे जुड़ी मेरिट के बारे में। उन सारी बातों को वीडियो के एंड पे करेंगे। सबसे पहले क्लास को हमारी शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? देखिए, चुनाव सुधार को लेकर के भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग समितियों का गठन किया गया है, तो आपने बताना है चुनाव सुधार से संबंधी समिति कौन सी है। दिनेश गोस्वामी समिति, ये भी चुनाव सुधारों से संबंधित है। इस समिति का गठन 1990 में हुआ था। इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये भी चुनावों से रिलेटेड है, 1998 में आई थी। वोहरा समिति, ये भी चुनावों से रिलेटेड है, 1993 में आई थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ओम प्रकाश समिति चुनाव से रिलेटेड नहीं है। तो शुरुआत की 3 जो हैं चुनावों से रिलेटेड हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और समितियां जो चुनावों सुधारों से संबंधित हैं, जैसे आपसे पूछी जाती हैं। तारकुंडे समिति, ये 1974 में बनी थी, ठीक है, ये भी आपके चुनावों से संबंधित है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण समिति, ये भी 1974 में बनी। इसके अलावा हम बात करते हैं जीवन रेड्डी समिति, एक और समिति बनी थी, ये 2004 में बनी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां जो आपको याद करनी है। ये जो हमारी प्रीवियस ईयर के और बार बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें हम अभी तक 200 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट को लगा देंगे तो 500 से ज्यादा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इनके आप अलग से नोटबुक जरूर बनाएं और उनमें आप इनको नोट करते हुए चलें। अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ में करते रहें टॉपिक वाइज। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपको एक जगह पर सारे फैक्ट मिल जाते हैं, तो इनको भी लिखते हुए चलें ताकि आप इनका भी रिवीजन टाइम टाइम पर कर सकें। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो देखिए, अबुल हसन ये किसका दरबारी था? ये दरबारी था जहांगीर का। मुगल काल में चित्रकला का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो जहांगीर के काल को माना जाता है। 2 फेमस चित्रकार इसके दरबारी थे, जिसमें एक अबुल हसन था और दूसरा उस्ताद मंसूर था। कल के पेपर में जैसा आपने देखा, उस्ताद मंसूर पक्षी पशुओं के चित्रों के लिए फेमस था। अबुल हसन जो था ये लघु चित्रों के लिए फेमस था, ठीक है। ये दोनों किसके दरबारी थे? जहांगीर के दरबारी थे, ठीक है। निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो मिलने वाले राज्य आपने बताने हैं जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा, क्योंकि भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है। लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा भारत की बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। कई बार ये नंबर भी पूछा जाता है, तो इसको भी याद करना। कितने राज्य भारत के बांग्लादेश से लगते हैं? तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं, जिसमें आपका मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम और असम। और 5वां कौन है जिससे बांग्लादेश खुद अलग हुआ था बाद में? आपका पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक और चीज क्वेश्चन बनता है, भारत और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप रेड क्लिफ लिख लीजिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का बंटवारा किसने किया था? रेड क्लिफ ने किया था। और बांग्लादेश पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। तो इसे भी रेड क्लिफ सीमा ही बोला जाता है। कुछ जगहों पर इसे रेड क्लिफ लिखा गया है। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना है किसी पेपर में। अगर बनता है, ज्यादातर यही आता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। अगर भारत और बांग्लादेश पूछ ले तो भी आप इसी को रेफरेंस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य ये आपके गोवा राज्य में स्थित है।
काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जाता है, क्योंकि जैसे ही भगवान महावीर का नाम जुड़ता है ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें बिहार यहां पर टिक कर देते हैं, लेकिन जो ये वाला आपका वन्यजीव अभयारण्य है ये आपके गोवा में है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? अब देखिए, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस में फोकस करना है जो सिंपल क्वेश्चन है, जिन टॉपिक्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे आप संविधान सभा के बारे में जानते हैं, आप राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जानते हैं, इन्हीं के अंदर कुछ डीप क्वेश्चंस को अब आपको कवर करना है। जैसे कल राज्य पुनर्गठन को लेकर के हैदराबाद के विलय की तिथि पूछ ली गई, इसी प्रकार संविधान सभा के बारे में आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा बनाने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में, सब जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन याद करना है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? अब इसके लिए चुनाव होते हैं जुलाई 1946 में। अब एक महीना तो दिया नहीं है, तो हम जुलाई अगस्त 1946 यहां पर टिक करेंगे। तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 जुलाई के महीने में होते हैं। टोटल 389 सीटें यहां पर रखी गई थी, ठीक है। इनमें से 296 सीटों पर चुनाव होते हैं, ठीक है। बाकी सीटें देसी रियासतों के लिए थी और ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र थे, ठीक है। चुनाव 296 पर होते हैं, ये जो जुलाई अगस्त में हुए। इन 296 में से 208 सीटें कांग्रेस जीत जाती है, 73 सीटें मुस्लिम लीग जीतती है और 15 सीटें जो अलग बाकी के दल थे, कुछ निर्दलीय थे, वो जीतते हैं। तो ये भी आपको याद करना है, क्योंकि जो सिंपल चीजें हैं जैसे मैंने बोला उनको थोड़ा डीप में कवर कीजिए अब से, ठीक है। तो ये इसका जो कौन कौन कितनी सीटें जीता, और इसके बाद की कहानी तो आप सभी जानते हैं। चुनाव हो गए, सीटें आ गई हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर को कौन अध्यक्ष करते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को कौन अध्यक्ष बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष। और फिर तीसरी बैठक 13 दिसंबर को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव वहां पर पेश करते हैं। और यह उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित होता है? 22 जनवरी 1947 को। तो ये 4 तिथियां भी आपको याद करनी है। एक क्वेश्चन से हमने लगभग सभी क्वेश्चंस को यहां पर देखा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है, हम पढ़ते हैं संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। हमने बात करी कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसमें 3 व्यक्ति शामिल थे, ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन बोला जाता है। इसमें पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, स्टैफर्ड क्रिप्स था और A.V. अलेक्जेंडर था। तो ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। यही 3 सदस्य क्रिप्स मिशन में भी आए थे, लेकिन तब अध्यक्ष क्रिप्स था, अब की बार पैट्रिक लॉरेंस था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान का वह भाग कौन सा है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो कौन सा भाग जिसे आप डायरेक्ट कोर्ट से लागू करवा सकते हैं, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? तो आप सभी जानते हैं वो चीजें क्या हैं जिन्हें हम कोर्ट लागू करता है, वो है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कौन से भाग में है ये आपको पता होना चाहिए, भाग 3। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं उनको लागू करवाने के लिए। नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, इसको भी याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? देखिए, स्वदेशी आंदोलन ये आपके बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू होता है। स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा की जाती है, जो इसे शुरू किया जाता है, 7 अगस्त 1905 को किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की तिथि आपको याद करनी है, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा की जाती है स्वदेशी आंदोलन की। क्वेश्चन बना है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसकी शुरुआत होती है? तो कांग्रेस का 1905 में एक अधिवेशन हुआ जो था बनारस अधिवेशन, और इसी अधिवेशन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसे आपने याद करना है। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको यहां पर याद करना है, स्वदेशी आंदोलन को लेकर के 2 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। पहला, स्वदेशी आंदोलन का विचार किसका था? तो स्वदेशी आंदोलन का विचार कृष्ण कुमार मित्र का था। उनका एक पत्र था संजीवनी,
इसी पत्र में 1905 में पहली बार स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, किसका पत्र है? कृष्ण कुमार मित्र। दूसरा क्वेश्चन आपको याद करना है कि वंदे मातरम जो गीत है, हमारा राज्य गीत, राष्ट्रगीत है, यह किस आंदोलन के दौरान प्रचलित हुआ था, काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था? तो वंदे मातरम गीत भी स्वदेशी आंदोलन के दौरान काफी फेमस हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान काफी लोकप्रिय यह गीत बन गया था। और आंध्र प्रदेश के जो डेल्टा इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, वहां पर स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन बोला जाता है। तो इसको भी याद करना है। क्वेश्चन बनता है, आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है, चलिए। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह, इसको लेकर भी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा गांधी ने भारत के अंदर सत्याग्रह का पहला इस्तेमाल कहां किया? यह क्वेश्चन बनता है। देखिए, दो क्वेश्चन है। एक है सत्याग्रह का पहला इस्तेमाल उन्होंने कहां किया? भारत में। और दूसरा, पहली बार भूख हड़ताल उन्होंने कब करी? तो पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल उन्होंने चंपारण में किया और पहली बार गांधी ने भूख हड़ताल अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनके समर्थन में करी। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। ठीक है, चंपारण पर वापस आते हैं। चंपारण सत्याग्रह आपके 1917 में हुआ। महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? यह दिया था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, तो यही इसके प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो यहां पर चंपारण में किसानों की दुर्दशा थी उसके बारे में इन्होंने गांधी को बताया। गांधी चंपारण में गए। उस समय चंपारण में 3 कटिया जो प्रथा थी, या जो 3 कटिया व्यवस्था थी, वो लागू थी, जिससे किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। इसी पद्धति को महात्मा गांधी ने समाप्त करवाया। इसी चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद महात्मा गांधी को टैगोर के द्वारा पहली बार महात्मा की उपाधि दी गई। तो इस क्वेश्चन को भी याद करना है, किसके नेतृत्व के बाद टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा? चंपारण सत्याग्रह। एक क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह को लेकर के आपसे और पूछा जाता है कि इसमें महात्मा गांधी के साथ कौन कौन व्यक्ति शामिल थे। तो ऐसे व्यक्ति जो आगे चलकर और बड़े बने, उनके नाम आपको याद करने हैं। जैसे सरदार पटेल शामिल थे, इसके अलावा जेबी कृपलानी शामिल थे। पटेल शामिल नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद शामिल थे। ठीक है, पटेल नहीं करना। पटेल किस में आएंगे? बारडोली सत्याग्रह में आएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, जेबी कृपलानी शामिल थे, इसके अलावा नरहरि पारीख भी शामिल थे। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद करने हैं। क्वेश्चन यहां से बन जाता है। 3 कटिया पद्धति क्या थी? 3 कटिया पद्धति ये थी कि किसानों को 3/20 हिस्से पर, यानी अगर उनके पास 20 के बराबर जमीन है तो उसके 3 हिस्से पर उनको नील की खेती करनी होती थी। ऐसे समझ लीजिए, अगर 20 वर्ग किलोमीटर जमीन है तो 3 वर्ग किलोमीटर पर उनको नील की खेती करनी अनिवार्य थी, जिससे उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसी का विरोध हुआ और इसी को महात्मा गांधी ने समाप्त करवाया। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया था? हमारे संविधान में पहले व्यवस्था थी कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। बाद में व्यवस्था बनी कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। यह व्यवस्था 1956 में करी गई और इसके लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इस 7वें संशोधन के द्वारा कुछ और चेंजेस किए गए थे। जैसे सबसे पहले राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता था, तो उन 3 श्रेणियों को खत्म कर दिया गया। राज्यों को राज्य और यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। दूसरा, इसी संशोधन के बाद जो राज्यों का पुनर्गठन था वो भी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि संविधान में भी चेंज करना होगा ना, जब नए राज्य बनेंगे तो वो इसी संशोधन के तहत होता है। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? गीत गोविंद, बहुत बार एक रचना पूछी जाती है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। ठीक है, ये किसके दरबारी थे? ये दरबारी थे लक्ष्मण सेन के। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। लक्ष्मण सेन की बात करते हैं तो उस नाम में ही आपको दिख जाएगा सेन। लक्ष्मण सेन सेन वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, सेन वंश कौन है? एक किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल में पाल वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? पाल वंश
बंगाल में शासन करता था, काफी फेमस वंश है। पाल वंश के बाद बंगाल में सेन वंश का शासन होता है। ठीक है, कौन सा वंश आता है? सेन वंश। कौन इसकी स्थापना करता है? सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। ठीक है, इसको आपने याद करना है। संस्थापक कौन था? सामंत सेन। इनकी राजधानी बंगाल का जो नदिया है वहां पर इनकी राजधानी थी। लक्ष्मण सेन की बात करें तो लक्ष्मण सेन इस वंश का अंतिम राजा था और इसे बंगाल का अंतिम हिंदू राजा माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा बंगाल का अंतिम हिंदू राजा कौन था? लक्ष्मण सेन अंतिम हिंदू राजा था। सेन वंश को लेकर के एक क्वेश्चन आपको और याद करना है। सेन वंश पहला राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाए थे। तो हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला पहला राजवंश भी कौन था? सेन वंश था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। जयदेव जो थे वो रचयिता थे गीत गोविंद के, इसी के दरबारी थे। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसकी विकास पर विशेष जोर दिया गया था? देखिए, हंटर कमीशन ये आपके 1882 में बना था। रिपन ने इसका गठन किया था शिक्षा के विकास के लिए। ठीक है, और शिक्षा के विकास के लिए तो था, इसने कौन सी शिक्षा पर ज्यादा जोर देने की बात करी थी? ये क्वेश्चन पेपर में बना है। इसमें आपको ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही मिलते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड में। ठीक है, तो हंटर कमीशन 1882 में बना, रिपन ने बनाया, विलियम हंटर इसका पूरा नाम था। और इसने किस शिक्षा पर ज्यादा जोर देने की बात करी? इसने बात करी प्राथमिक शिक्षा को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, थोड़े से डीप वाले। पहले पूछता था हंटर कमीशन किससे रिलेटेड था? शिक्षा से रिलेटेड था। किसने बनाया? रिपन ने बनाया। कब बनाया? 82 में बनाया। अब पूछेगा किस पर उसका फोकस था? तो उसने सिफारिश करी प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देने की। एक हंटर कमीशन और था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो बनता है वो भी हंटर आयोग था, लेकिन वो बाद में बनता है 1919 में। ये 82 में बना हंटर कमीशन। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो 244 आर्टिकल ये भी बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। देखिए, हमारे संविधान में 22 भाग हैं, आप जानते हैं। उन्हीं 22 भागों में एक भाग है भाग 10। ठीक है, इस भाग 10 में क्या बताया गया है? इस भाग 10 का संबंध है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है भाग 10। इस भाग 10 में एक ही अनुच्छेद है जो है आपका 244। ठीक है, 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो भाग 10 पूछेगा तो भी यही होगा, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति से संबंधित है। 244 इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, सिर्फ भाग 10 में केवल एक ही आर्टिकल है 244 जो कि इनके प्रशासन से रिलेटेड है। हालांकि इसमें अब एक और आर्टिकल जोड़ दिया गया जो कि 244 का है। यह असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को एक स्वशासी राज्य बनाने के बारे में कुछ बताता है। तो असम के जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है 244 का। लेकिन जो 244 है वो किससे है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। ठीक है, 1937 की प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। देखिए, 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। ठीक है, कुल 11 प्रांतों में ये चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें चुनाव जब होते हैं, चुनाव कब हुए? जनवरी फरवरी 1937 में ये प्रांतीय चुनाव होते हैं। हालांकि ये सरकार जो कांग्रेस बनाती है ज्यादा देर चलती नहीं है, 28 महीने ये चलती है और फिर बाद में ये सारे इस्तीफा अपना दे देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या क्या बनते हैं उनको देखते हैं। जैसे हमने बात करी 11 प्रांत थे। ठीक है, 11 में से 8 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। इन 11 में से कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था, यानी अपने दम पर उन्होंने सरकार बनाई। जिसमें कौन कौन शामिल थे? 5 प्रांतों की अगर हम बात करते हैं, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। यहां पर कांग्रेस ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया। 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस सबसे बड़ा दल बना था, जिसमें बंबई, असम और उत्तर पश्चिम सीमांत वाला क्षेत्र आता है। इन 8 में कांग्रेस सरकार बनाती है।
तीन क्षेत्र ऐसे थे, तीन प्रांत ऐसे थे जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। क्वेश्चन बनेगा 1937 के प्रांतीय चुनाव में इनमें से किस में कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई? तो 11 में से 8 को याद करने से अच्छा है आप 11 में से 3 को याद कर लीजिए जहां कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई। इसमें से 3 में कौन कौन शामिल हैं? इस 3 में शामिल है आपका सबसे पहले आता है बंगाल। ठीक है, बंगाल में मुस्लिम लीग और यूनाइटेड पार्टी ने एक संयुक्त सरकार बनाई। दूसरा आता है सिंध। ठीक है, सिंध में केवल यूनाइटेड पार्टी की सरकार बनी। और तीसरा आता है आपका पंजाब। पंजाब में भी जो आपकी मुस्लिम लीग थी उसने एक संयुक्त सरकार बनाई कृषक प्रजा पार्टी के साथ। तो इन तीनों में केवल कांग्रेस नहीं थी, बाकी के 8 प्रांतों में कांग्रेस थी। इसको आपने याद करना है, बंगाल, सिंध और पंजाब। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कितनों में बनाई है? 8 में बनाई है। आपको पूछेगा पूर्ण बहुमत कितनों में था? 5 में था। संयुक्त कितने में थी? 3 में थी। कुल हमारा 8 था। ठीक है, पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? तो पखुई वन्यजीव अभयारण्य आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो यह आपके लखनऊ में है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इनके नाम बहुत बार पढ़े होंगे, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। इनको लेकर कभी अब आपको थोड़ा सा डीप क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डीप पूछे गए हैं पहले भी। क्वेश्चन बनता है कौन सी व्यवस्था कितने प्रतिशत क्षेत्र में लागू थी, इस तरीके की। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन बना है वो ये बना है, इन तीनों व्यवस्था में किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद व्यवस्था कौन सी थी? तो इन तीनों में किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और सबसे ज्यादा क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू थी। ब्रिटिश भूमि जो ब्रिटिशों के अधिकार क्षेत्र में थी, उसके 51% क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करते हैं, स्थायी बंदोबस्त को केवल 19% क्षेत्रफल पर लागू किया गया था। महलवाड़ी की बात करते हैं तो इसे केवल 30% क्षेत्र पर लागू किया गया। क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे कौन सी व्यवस्था थी? तो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ये किसानों के लिए ज्यादा अच्छी थी। अब तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं, उनको कर लेते हैं। जमींदारी व्यवस्था की बात करते हैं। किसने लागू करी थी जमींदारी व्यवस्था? तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स नहीं बता पाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा थोड़ा डीप में। जमींदारी व्यवस्था को ही स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। अब सब बता देंगे। कार्नवालिस लेकर आया था 1893 में। ठीक है, तो दोनों नाम इस 1793 में। ठीक है, तो दोनों नाम इसी के हैं। जमींदारी व्यवस्था बोले या स्थायी बंदोबस्त बोले, कार्नवालिस 1793। ठीक है, इस व्यवस्था में क्या होता था? इस व्यवस्था में किसानों की भूमि के जो अधिकार थे उनको खत्म कर दिया। किसानों की भूमि अब किसानों की नहीं रही, जमींदारों के हाथ में उनको दे दिया। और टैक्स देने का जो जिम्मे था कि टैक्स सरकार किससे वसूल करेगी? जमींदारों से करेगी। अब जमींदार के ऊपर डिपेंड है, वो किसानों से जिस तरीके से भी चाहे वो टैक्स ले, लेकिन जिम्मा किसका है? अब वो जमींदार के ऊपर है। तो यहां पर किसानों के अधिकार खत्म कर दिए थे। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था। दूसरी आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू होती है और इसका जनक माना जाता है थॉमस मनरो और कैप्टन रीड को। ठीक है, यह व्यवस्था, इसके अंदर क्या किया गया कि जो जमीन का मालिक है यानी कि जो किसान है, उन्हीं को उसका भूस्वामी स्वीकार कर लिया गया और उन्हीं के ऊपर यह लगाया गया कि हम आपसे ही टैक्स लेंगे। यानी जैसे अब डायरेक्ट किसान को बोल दिया कि हम आपसे टैक्स लेंगे, तो उसका शोषण करने वाला अब कोई नहीं है, वो फ्री है, वो खुद से अब टैक्स देगा सामने, यानी कि उसका शोषण करके। क्योंकि अगर जमींदार टैक्स लेगा तो जमींदार तो डबल लेगा ना, एक सरकार के लिए भी लेगा, खुद के लिए भी लेगा। लेकिन अब जिम्मेदारी किसकी थी? सिर्फ किसान की थी। इसीलिए इसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो जमीन के अधिकार थे इसमें जमींदारों के पास थे, इसमें जमीन का मालिक किसान को बोला गया था, उसी के पास सारे अधिकार थे। ठीक है, तीसरी आती है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था 1819 के आसपास आती है। इसके जो जनक माने जाते हैं होल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन बर्ड को माना जाता है।
महलवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया कि कोई एक व्यक्ति जमीन का मालिक नहीं होगा, पूरे गांव को जमीन का मालिक वहां पर बना दिया गया। यानी कि अब टैक्स देने का जिम्मा किसका है? पूरे गांव का है। तो पूरे गांव में सबको वो टैक्स वहां पर अरेंज करके देना होता था। सरकार को टैक्स देने का जिम्मा पहले जमींदारों के पास, फिर किसान का, अब किसका था? पूरा एक वर्ग बना लिया था कि इस गांव से हमको इतना टैक्स चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई, इनमें से किस राज्य के शासक इसमें शामिल नहीं हुए थे? तो सहायक संधि को लेकर के पहले भी हमने कई बार बात करी है। वेलेजली इसको लाता है और इसको भारत में सबसे पहले डुप्ले इस्तेमाल करता है, बड़े स्तर पर इसे वेलेजली इस्तेमाल करता है। एक और क्वेश्चन याद करना ऊपर वाले को लेकर के, हमने बात करी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जो जमींदारी व्यवस्था थी। आपको पूछता है लागू किसके काल में हुई, तो आप बताते हैं कॉर्नवालिस। उसका प्रारूप किसने बनाया था? तो स्थायी बंदोबस्त का प्रारूप जॉन शोर बनाता है। इसे भी याद करना, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। सहायक संधि की बात करें तो वेलेजली इसका प्रयोग बड़े स्तर पे करता है और इसमें शामिल होने वाला पहला जो रियासत थी वो हैदराबाद था। जो होलकर थे, इंदौर के होलकर, ये सहायक संधि को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये इसमें शामिल नहीं हुए थे। बाकी की जो मराठाओं की जो टुकड़ियां थी, आप कह सकते हैं, वो इसमें शामिल हो गए थे। पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर इसमें शामिल नहीं हुए। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा पहली बार जो बनाई गई वो कुषाण काल में बनाई गई। ठीक है, वास्तुकला का सबसे ज्यादा विकास भी कुषाण काल में होता है, इसको आपने याद करना है। और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई जाती है। ठीक है, किस राजवंश में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए थे? तो किस वंश ने सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलवाए? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश ने चलवाए थे। पहले भी हमने इसको क्लियर किया है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलाता है? तो सबसे पहले चलाता है इंडो ग्रीक शासन। जो हिंद यूनानी शासक थे, ये सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाते हैं। दूसरा बनता है सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सबसे ज्यादा शुद्ध कुषाण चलाते हैं। और अगर सबसे ज्यादा मात्रा की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में यानी कि सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त चलवाते हैं। ये तीनों आपको याद करने हैं, पहले, शुद्ध और सादा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको टैक्सों की परिभाषा दी है और दूसरी तरफ टैक्स का नाम दिया है। तो चलिए इनको देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में ये टैक्स लगते थे, कौन सा सही नहीं है उसको देखते हैं। हिंदुओं पर लगाया गया कर क्या कहलाता था? सभी जानते हैं, जजिया कर कहलाता था। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? वो ज़कात कहलाता था। तो ये दोनों सही हैं। जजिया हिंदुओं पर लगता था, ज़कात मुस्लिमों पर लगता था। युद्ध में लूट के माल पर जो टैक्स लगता था उसे खुम्स बोला या कहीं पर खम्स बोला गया है। ठीक है, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, इसे खराज कहते तो थे। देखिए, खराज जो है एक प्रकार का भूमि कर था, लेकिन ये मुस्लिमों से नहीं, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ठीक है, तो खराज कर कैसा था? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? निकोलो कॉन्टी को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। निकोलो कॉन्टी जो था ये इटली का था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। निकोलो कॉन्टी 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर आने वाले यात्रियों के नाम, उनके काल के शासक और उनके देश आपसे पूछे जाते हैं। निकोलो कॉन्टी इटली से आया था, 1420 में आया था। और जब ये विजयनगर में आया उस समय विजयनगर में देवराय प्रथम शासन कर रहा था। कृष्ण देवराय नहीं, देवराय प्रथम। ठीक है, 1420। ये संगम वंश का था। कृष्ण देवराय तुलुवा वंश का था, इसको भी याद करना। ठीक है, तो ये उसके वंश का ही नहीं है, नाम तो आप अलग कीजिए। तो देवराय प्रथम शासक था निकोलो कॉन्टी के टाइम पर। जो और इंपॉर्टेंट जो यात्री आए हैं, विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में, उसमें एक नाम आता है नूनीज का। नूनीज जो था ये 1535 में आता है। ये पुर्तगाल से आया था। ठीक है, कॉन्टी कहां का था? इटली का। ये पुर्तगाल से था नूनीज, और ये अच्युत राय के काल में आया था। इसके बाद दो यात्री और आते हैं पुर्तगाल से। नूनीज तो याद कर लिया, अच्युत राय। दो यात्री, एक है आपका डोमिंगो पयास। ठीक है, डोमिंगो पयास, और एक आपका बारबोसा।
ये दोनों के दोनों पुर्तगाली थे, दोनों के दोनों 1515 के करीब आए थे और दोनों के दोनों कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। ठीक है, डोमिंगो पयास कहा जाता है 1515 में आया और बारबोसा 1515-16 में आया। दोनों पुर्तगाल के थे, दोनों कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। एक और यात्री था विदेशी यात्री अब्दुल रजाक, ये फारस से आया था, देवराय द्वितीय के काल में ये यहां पे आता है। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा था? देखिए, जब हम विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य से आपके मन में सिर्फ एक नाम आता है, कृष्णदेव राय प्रथम, और इसके अलावा हरिहर और बुक्का। ठीक है, ये दो नाम आते हैं, हरिहर और बुक्का, ये दो, और कृष्णदेव राय प्रथम। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य के ऊपर किसी एक वंश ने शासन नहीं किया था। विजयनगर साम्राज्य के ऊपर 4 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, जिसमें सबसे पहले शासन करता है संगम वंश। कई बार क्रम लगाने को आ जाता है। संगम वंश ने सबसे पहले शासन किया। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं 1336 में और संगम वंश की स्थापना करते हैं 1336 से लेकर के 1485 तक संगम वंश चला था। ठीक है, जो दूसरा वंश आया था विजयनगर साम्राज्य पर वो था सुलुवा वंश या सालूव वंश भी जिसको लिखा जाता है। ठीक है, सुलुवा वंश दूसरा वंश था। ये आपके 1485 में बना और 1506 तक रहा। तीसरा वंश जो था वो तुलुवा वंश था और इसी तुलुवा वंश के शासक थे कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा इसी तुलुवा वंश के थे। तुलुवा वंश आपके 1506 के आसपास कहीं पर बना, कहीं पर इसे 1505 तक बताया है और ये 1505 से शुरू है, कहीं पर इसे 1506 बताया, 1506 से ये शुरू है, तो दोनों यहीं पर हैं। ठीक है, आसपास के 1505 या 6 से लेकर ये 1565 तक रहा। ठीक है, तुलुवा वंश जिसमें कृष्णदेव राय थे। और चौथा वंश था अराविडु वंश जिसने 1565 से लेकर के 1672 तक, 1570 से लेकर के, ठीक है 1570 से, क्योंकि 65 में तो आप जानते हैं ना तालीकोटा की लड़ाई होती है। 1570 से लेकर के 1672 तक ये अराविडु वंश शासन करता है। ठीक है, तो सबसे लंबा शासन किसका था? सबसे लंबा शासन संगम वंश का था, लगभग 150 वर्षों का इसका शासन था। ठीक है, सबसे कम जो था वो सालूव वंश का था। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट, तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार 1875 में स्थापित हुआ था और यह कौन सा था? यह था आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन डी। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो अवसर लागत का सिद्धांत गैटफ्रीड हैबरलर के द्वारा दिया गया। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है, तो भारत में लोकतंत्र है ऐसा क्यों कहा जाता है? किस तथ्य पर आधारित है? लोकतंत्र है क्योंकि यहां की जनता को सरकारों को चुनने और उनको बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मौलिक अधिकार है इसके वजह से लोकतंत्र है ऐसा नहीं है, संघीय व्यवस्था है इसीलिए लोकतंत्र है नहीं, यहां का संविधान लिखा हुआ है नहीं, ये सारी चीजें भारत में है, लेकिन भारत एक लोकतंत्र है क्योंकि यहां की जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों को अधिकार है उसे बदलने का, उसे चुनने का। ठीक है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अलंकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यहां पर शून्य होगा। ठीक है, शून्य में घोषित किया जाता है, तो किस में किया गया है? आर्टिकल 13। देखिए आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों से जुड़े हुए जो असंगत है और उनको जो छोटा करते हैं, अल्पीकरण करते हैं, उनकी जो विधियां हैं उनको जीरो कर दिया, किसमें? आर्टिकल 13 के तहत, ऑप्शन ए। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहां उल्लेखित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में यह बताया गया है आर्टिकल 51 में। ठीक है, और आप जानते हैं आर्टिकल 51 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन ये आपके 1992 में होता है। ठीक है, डेट भी अब आपको याद करनी है, 3 जून से लेकर 14 जून तक पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है, 1992 में होता है और ये होता है रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में होता है, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक ये चलता है, 2002 में जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होता है। ठीक है,
किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका को माना जाता है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो कौन सा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? जैसे पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है ना, चंद्रमा, इसी प्रकार कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है? चलिए देखते हैं। देखिए, शुक्र और बुध, इन दोनों के पास अपना एक भी उपग्रह नहीं है। जो शुरुआत के हैं, अगर हम सूर्य से दूरी के क्रम में देखें तो सबसे पहले आपका बुध आता है, फिर आपका शुक्र आता है, फिर आपकी पृथ्वी आती है। ठीक है, तो बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी नहीं है, पृथ्वी के पास एक है, मंगल के पास दो हैं। तो इनको आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। ठीक है, मंगल के पास दो हैं, फोबोस और डेमोस, ये दोनों मंगल के उपग्रह हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो सबसे ज्यादा उपग्रह पहले बृहस्पति के थे, लेकिन अब वो गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा उपग्रह अब शनि ग्रह के हैं। ठीक है, इसे याद करना है, लगभग 82 के करीब शनि के हैं, तो इसे भी आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है टॉप जीके क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम परीक्षाओं में बार बार आने वाले प्रश्नों को अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बात करते हैं जो आपका एग्जाम था पटवारी लेखपाल का, कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे थे कि इसकी मेरिट कितनी जा सकती है। इसमें मेरिट जो लगनी है वो जिले आधार पर लगनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें मेरिट लगेगी। अगर इसमें ओवरऑल मेरिट होती तो कहा जाता कि इसमें आपके जिसके भी 70 के अराउंड मार्क्स हैं, 70 के जो नज़दीक हैं, उनके ज़्यादा चांसेस हैं, उनके अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि अब जिला मेरिट के आधार पर लगनी है तो 70 वाले लाइन में तो हैं, लेकिन चांसेस थोड़े कम हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर ऐसा था, पेपर कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पेपर बहुत आसान था, पेपर आसान नहीं था। पेपर आसान सिर्फ उनके लिए था जिन्होंने अपने आते हुए क्वेश्चन यहां पर गलत नहीं किए होंगे। बाकी जो क्वेश्चन हार्ड थे वो सबके लिए हार्ड थे। कोई ऐसा नहीं था कि वो कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने ज्यादा पढ़ा होगा उन्होंने उनको कर दिया होगा, नहीं, जो क्वेश्चन हार्ड थे वो सबके लिए हार्ड थे। तो यहां पर जिन्होंने गलतियां थोड़ी कम करी होंगी वही होगा। और नेगेटिव वाले मार्किंग, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें आपकी मेरिट 80 के ऊपर बहुत कम जाती है। तो 80 के ऊपर नहीं है, क्योंकि अब इसमें जो मेरिट लगनी है वो जिले वाइज लगनी है। तो आप मान के चलिए जो 70 के ऊपर हैं उनके चांसेस इसमें हैं। ठीक है, 75 वालों के बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं, 70 वालों के थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन वो रेस में हैं। बस इसमें इतनी मेरिट को आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि अब आने वाले 2 महीनों में आपके बड़े बड़े एग्जाम होने हैं। अभी आपका 2 हफ्ते बाद 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होना है, और लगभग मान के चलिए जो कनिष्ठ सहायक का आपका पेपर है वो आपके मार्च के पहले हफ्ते में कंफर्म है। तो उसे भी लेकर आपको चलना है, और उसमें भी आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है, साइंस को भी पढ़ना है, उसमें आपको जीएस वाले सेक्शन को भी अच्छे से करना है। तो उसके लिए ये वाली सीरीज को आपको रेगुलर फॉलो करना है। जल्द हम इस सीरीज में, अभी तो हम केवल जीएस के क्वेश्चन डालते हैं, कोशिश करेंगे जल्द से इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन भी हम इसमें इंक्लूड करें। साथ में जो यूकेपीएससी को लेकर के क्वेश्चन आ रहे थे कि यूकेपीएससी के लिए जीएस कहां से पढ़ें, तो देखिए जीएस आप पढ़ें जो यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के हैं। कल से हम इसमें शुरू करेंगे जीके का जो यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम हैं उनके भी क्वेश्चन इसमें हम इंक्लूड करेंगे, ताकि आपको उनको कवर कर सकें। सबसे अच्छा अगर मैं उदाहरण की बात करूं कि यूकेपीएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। हमने एक मॉक टेस्ट कवर किया था कुछ दिन पहले, मॉक टेस्ट नंबर 19, आप सभी जाके उसे देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 63 आप देखेंगे, क्वेश्चन था सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो उसका क्वेश्चन पहले भी यूकेपीएससी ने इसे पूछा है। ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, आप कहेंगे कि हम इतने सारे प्रीवियस ईयर के पढ़े और एक क्वेश्चन आए तो फिर क्या बात बनी। देखिए क्वेश्चन जो थे बाकी के वो सिंपल क्वेश्चन थे, पंचायती राज वाला क्वेश्चन, इसके अलावा संविधान वाले क्वेश्चन आपको हर बुक में मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े अलग क्वेश्चन होते हैं आपको हर बुक में, नॉर्मल बुक्स में नहीं मिल पाते हैं, आप इनको इतना ज्यादा याद नहीं कर पाते हैं। बाकी की जो सारी चीजें होती हैं, संविधान कब बना, ये सारी बुकों में होते हैं और लगभग सबको पता होते हैं, और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो मेरिट डिसाइड करते हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं कि कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, तो यहीं से आपकी मेरिट बनती है।
तो इन क्वेश्चंस के लिए आप यूकेपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके जीएस के क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफी क्वेश्चन वहां से रिपीट होते हैं। हमने केवल एक मॉक टेस्ट बनाया था, जो क्वेश्चन हमारा मॉक टेस्ट नंबर 19 था, उसमें मैंने आपको बोला था कि उसमें जीएस हिंदी जो है वो हमने प्रीवियस ईयर के यूकेपीएससी से बनाई है। जो अलग अलग पेपर थे उनमें से मैंने क्वेश्चन उठाए और उनमें से तो 40 क्वेश्चन जीएस के बनाए, एक क्वेश्चन आपका आ गया। तो इसी प्रकार आप जीएस के कवर कीजिए यूकेपीएससी के। कल से हम भी यहां पे शुरू करेंगे, तो आपका जीएस और नॉर्मल जीएस तो आपको पढ़ते ही रहना है। जो आपकी बुक है लुसेंट की, उसको तो आपको कवर करते हुए रहना है। मैक्सिमम वही आते हैं, लेकिन जो ये एक दो क्वेश्चन होते हैं जो ऐसा होता है कि आपने स्पेशली पढ़े और आ गए, तो वही आपकी मेरिट को ऊपर करते हैं। और इस पेपर में भी वही था, जैसे कहते हैं कि क्वेश्चन जो आपके आते हुए क्वेश्चन थे, क्योंकि अगर आप एक आते हुए क्वेश्चन को गलत करोगे तो आप अपना 1.025 नंबर, ठीक है, यानी कि सवा एक नंबर आप खो देते हैं। और उत्तराखंड में आप सभी जानते हैं सवा नंबर से भी यहां पर मेरिट कई बार बन जाती है, सवा नंबर से भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रुक जाता है। तो मेरिट इसमें 75 के जो अराउंड है वो लगभग अपने आप को कह सकते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस हैं, 70 वाले भी रेस में हैं, लेकिन थोड़े से कम चांसेस हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। अगले पेपर फॉरेस्ट गार्ड और उसके बाद कनिष्ठ सहायक। और वीडियो के लिए यूकेएसएससी कहता है कि वो मार्च के महीने में जो वीडियो का एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम, उसे कंडक्ट करेगा। तो आने वाले एग्जामों पर फोकस कीजिए, मेरिट के बारे में अब ज़्यादा ना सोचिए। आपने अपना जो करना था, एग्ज़ाम हो गया, अब आप वेट कीजिए रिजल्ट का। अब इस बारे में ज़्यादा सोच के टाइम वेस्ट करना इसमें सिर्फ यही है, बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।